आज सुनिए प्रेमचंद की मशहूर कहानी पत्नी से पति। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने देशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठतीं। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारियां करने लगा। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल मसोस कर रह जाती थी। एक वह हैं जो यूं खुश खुश आज़ादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूं कि पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूं। इन तिल्लियों को कैसे तोड़ दूं? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीजें विदेशी थीं। स्वदेशी का एक सुत भी न था। यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और वही चीजें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूकों में रखी हुई थीं। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय से उसने अपना हाथ रोक लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा, जरा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है। किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तानियों को न अक्ल आए ही है और न आएगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें? इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबको जहन्नुम रसीद कर देता। तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते? क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है। सेठ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए?
जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो गया? क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका न कर सकेगा? गोदावरी: तो फिर नौकरी क्यों करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़े वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सेठ: बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीज़ों को जला देना, ऐसे काम हैं जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं करता। गोदावरी: तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए? सेठ: नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली। आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगीं, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो। सेठ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी असह्य था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई। वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट और लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खजरी बजा बजा कर गा रहा था। वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे, खड़ा रह। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला, पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही न था। पैसे अगर दो चार मिल जाते तो इस वक्त वह जरूर दे देती, पर वहाँ एक ही पैसा था और वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था। किसी दुकानदार ने न लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही। तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माता जी, कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। गोदावरी: दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता? अंधा: क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी: इस पैसे का चबैना लेकर खा ले। अंधा: खा लूंगा माता जी, भगवान आपको खुश रखे, अब यहीं सोता हूं। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती दूध पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती बिस्किट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया। फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज मांगने की कसम खा ली।
क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूं? क्यों इनकी इच्छाओं की लौंडी बनी रहूं? मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? उसकी सजा ये खुद झेलेंगे। उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़ें, मुझे क्या गरज है कि उसमें उनका सहयोग करूं? जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं। यह नौकर हैं या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है। वह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे तो नौकर उसको सहने के लिए मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं। उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीज़ें न खरीदो? सरकारी टिकटों तक पर यह शब्द लिखे होते हैं, स्वदेशी चीज़ें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देशी चीज़ों का निषेध नहीं करती। फिर भी यह महाशय सुरखरू बनने की फिक्र में सरकार से भी 2 अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस्टर सेठ ने कुछ झेंपते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं। बहुत अच्छा तमाशा है। मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदहवास न होते। आंखें फाड़ कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, जरूर जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमकियां दी, आखिर मुंह फेर कर लेट रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आना ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन? उसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफ़ी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूं। सहसा वही लड़का जो अंधा था, जिसे गोदावरी ने उस दिन पैसा दिया था, न जाने किधर से आ गया और ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें सब कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। सबको कुतूहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया। कहीं 1 आध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना पिशवाज और साज के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते। लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे को कौन देता है? कौन उसकी परवाह करता है? झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस 1 पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपए से कम नहीं।
शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं? या तो इसीलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब कौन उद्धार कर सकता है? देखिए वह गा रहा है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। उस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग! अब भी कोई संदेह कर सकता है कि यह किसकी आवाज है? पैसा ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, आप में कौन इस रत्न को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या यह वही पैसा तो नहीं है जो रात मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से हो गया। यह वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप यह पैसे दे दीजिए, मैं 5 रुपए दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इस पैसे के दाम 5 रुपए दे रही हैं। दूसरी आवाज आई, 10 रुपए। तीसरी आवाज आई, 20 रुपए। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में यह पैसा न जाए। समझता है इसने 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार को मोल ले लिया। गोदावरी ने कहा, 40 रुपए। उस पुरुष ने तुरंत कहा, 50 रुपए। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गईं, मानो कह रही हों, अब आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा, 100 रुपए। धनी आदमी ने भी तुरंत कहा, 120 रुपए। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। समझ गए इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर ज्यों ही गोदावरी के मुंह से निकला 150 कि चारों तरफ तालियां पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपनी पहलवान के विजय पर मतवाले हो गए हों। उस आदमी ने फिर कहा, 250। गोदावरी बोली, 200। फिर चारों तरफ से तालियां पड़ी। प्रतिद्वंद्वी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी कुशल समझी। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थीं। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीवी हैं, तो उन्हें ईर्ष्यामय आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दोनों मुट्ठियां बांध ली, दांत पिसे, होठ चबाए और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियों भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे मुंह में कालिख पुतवाना चाहती हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ मुंह से भी तो कहो या गालियां ही दिए जाओगे। तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी तो क्या मेरे मुंह में न लगेगी? तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा है? मिस्टर सेठ, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे रुपए दिए ही क्यों? गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूं। मिस्टर सेठ दांत किटकिटाकर बोले, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है।
गोदावरी, बिल्कुल गलत। तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है उतना ही मुझे भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे, अब तलाक दे दोगे तब न रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पर फेंका कि वह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस आता है। जानती हो तुम्हारी इस उदंडता का क्या नतीजा होगा? मुझसे जवाब तलब हो जाएगा। बतलाओ क्या जवाब दूंगा? जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद। तुमने तो की। इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात और है, यह बात और। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डांके से भी बुरा है? हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी या डांके से भी कहीं बुरा है। मैंने यह नहीं समझा था। अगर तुमने यह नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम है। रोज अखबारों में देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती। इसीलिए हजारों चोरियां और डांके और खून रोज होते रहते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता, न पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एड़ियों तक का जोर लगाते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं, चोर सरकार पर चोट नहीं करता। कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का नियम है। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। न जाने आज क्या हाल हो वहाँ। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया, चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था कोई तलवार सिर पर लटक रही है। साहब की मोटर की आवाज सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैठ जाते थे तब आध घंटे के बाद मिसलें लेकर पहुंचते थे। आज वह बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सुखी जाती थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब ज्यों ही कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर सिगार केस और दियाशलाई मेज पर रख दी। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी है। सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी है। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा। बोले, मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में न होगा। साहब, तुम नमक हराम आदमी है। मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आई। आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हैं। साहब, तुम शैतान आदमी है। मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं। साहब, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपए इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस का चंदा दिलवाओ। तुमको इसलिए सरकार रुपया नहीं देता। मिस्टर सेठ को अब अपनी सफाई देने का अवसर मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहां मिस फ्रांक का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया। वहां से लौटा तो मुझे यह खबर मिली। साहब, ओ तुम हमको बेवकूफ बनाता है।
यह बात अग्निशिला की भांति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बनाए। उसके लिए यह असह्य था। रूल उठाकर दौड़ा। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूं वह हर तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल को तो हाथ में लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा घूंसा साहब के मुंह पर रशीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मुष्टि प्रहार के लिए तैयार न थे। उन्होंने कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। मिस्टर सेठ से उलझने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी तो देखो, मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था। मेम यारों को लिए घुमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, मुझसे शेर बन गया। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर न छोड़ेगा। यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो ही गई, अब रोटियों को भी मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्तगी का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी हैं हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अंग्रेज़। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी हैं, मगर अंग्रेज़ों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ जाएगी। न्याय की किसी से आशा नहीं, अब यहाँ से निकल जाने में ही कुशल है। उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए? मिस्टर सेठ दहकती हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी थी वह हो गई, अब रो सिर पर हाथ रख के। गोदावरी, बात क्या हुई, कुछ कहो भी तो। सेठ, बात क्या हुई? उसने आंखें दिखाई, मैंने चाटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया। गोदावरी, इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी? सेठ, और क्या, सिर के बाल नुचवाता? तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं तो कल अलग होना ही पड़ता। गोदावरी, खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ। सेठ ने होश चबा कर कहा, लजाओगी तो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हो। गोदावरी, लजाऊं क्यों, मैं तो खुश हूं कि तुम्हारी बेड़ियां कट गईं। सेठ, आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा? गोदावरी, सब सोच लिया है, मैं चलकर दिखा दूंगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ वह तुम किए जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारे पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत न करती थी, तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो कुछ पहनाते थे पहनती थी, महल में रखते महल में रहती, झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना। जो काम करने को कहूँ वह करना, फिर देखूँ कैसे काम नहीं चलता। बड़प्पन सूट बूट और ठाठ बाट में नहीं है। जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। सेठ जी उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।